सुप्रभात। कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण, पाठ या अध्याय 23 निमन लेखन। अब निमन लेखन होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों आवश्यक है, इसके जो अंक कितने होते हैं आदि चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो जानते हैं निबंध। निबंध दो शब्दों के सार्थक मेल से बना है। दो शब्द है नी प्लस बंध। नी का अर्थ होता है नियम, जो नियमों से बंधा हुआ है, जो व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ होता है, या दूसरी तरह से कहे तो अच्छी तरह से बंधा हुआ हो। अब व्याकरणिक नियम क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, विशेषण के अनुसार जो पद या वाक्य सही व्यवस्थित तरीके से समझाए गए हो, जिससे कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो, मैंने आगे बताया हुआ है, जिससे कुछ अर्थ निकल रहा हो, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये नियमों से जो बंधा हुआ होता है, व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ होता है, वो निबंध कहलाता है। अब इन्होंने निबंध के बारे में बताया कि निबंध अर्थात अच्छी तरह से बंधा हुआ। फिर बताया निबंध में भाव या विचार पूर्णतया एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं। निबंध होते हैं वो भाव या जो विचार होते हैं वो एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई होते हैं, एक सूत्र एक दूसरे से जो है जुड़े हुए होते हैं। और निबंध के द्वारा लेखक आत्मीयता, जो आत्मा में अनुभव करता है, मन में जो महसूस करता है वो है। व्यक्तिकता, एक दूसरे व्यक्ति के साथ होने वाले भाव विचार जो है उनके बारे में दर्शाता है। के साथ विषय प्रसंगों पर स्वयं की भाषा शैली में अपने भाव या विचार प्रकट करता है। जो जिस विषय या जो एक कहानी होती है या जो नाटक होता है उसका एक अंश लिया जाता है, उसके ऊपर जो अच्छी तरह से जिस प्रकार की कोई, जैसे वर्तमान में कोई समस्या है उसके ऊपर दर्शा दिया गया। जो अलग अलग प्रकार की, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या आतंकी गतिविधि हमला है या ऐसे कुछ भी है, जिसके ऊपर महत्वपूर्ण पहले कुछ बिंदु बनाए जाते हैं, पॉइंट बनाए जाते हैं, और उन बिंदुओं के आधार पर एक निबंध लिखा जाता है। जिसमें अब बताया गया कि निबंध लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब क्या क्या बातें होनी चाहिए? तो पहला बताया कि निबंध का प्रारंभ अथवा अंत आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक का अर्थ क्या मतलब है? आकर्षित करने वाला, अपनी ओर खींचने वाला। जो आगे का जो भाग होता है वो, और अंत में समाप्त होने वाला भाग, वो इतना प्रभावशाली होना चाहिए जो लेखक, जो वक्ता या श्रोता को इतना आकर्षित करना चाहिए कि उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। दूसरा है रोचक, प्रभावशाली या सरल भाषा का उपयोग करना है। रोचक का अर्थ था रुचि, उसके अंदर इतने प्रभावशाली शब्दों का मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, उन सब का उदाहरण देते हुए आप इनका प्रयोग करें ताकि इसके अंदर रुचि बनी रहे। फिर सरल होना चाहिए और प्रभावशाली होना चाहिए। जो पढ़ने वाला है उसको बेहद ही अच्छा लगना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा तो है सरल भाषा होनी चाहिए। फिर इन्होंने बताया कि विषय तथा शब्द सीमा को ध्यान में रखकर निबंध लिखना चाहिए। अब निबंध की क्या होती है? समय सीमा होती है। जब भी आप निबंध जब प्रश्न पत्र में दिया होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है 200 शब्दों में लिखिए, 500 शब्दों में लिखिए, तो शब्द सीमा होती है, उसके अंदर निश्चित उसी के अंदर लिखना होता है। विराम चिन्ह का उचित प्रयोग करना चाहिए। जब मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ाए थे तो इन विराम चिन्हों का प्रयोग उचित होना चाहिए। किस प्रकार, जहाँ संबोधन हो रहा है तो संबोधन के लिए कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, जहाँ वाक्य पूरा हो रहा है तो पूर्ण विराम का प्रयोग होना चाहिए। अर्ध विराम का कहाँ होना चाहिए, अल्प विराम का कहाँ होना चाहिए, लाघव जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए। इन सब विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए व्यवस्थित तरीके से। जब व्यवस्थित तरीके से होगा तो वह है निबंध, वो प्रभावशाली ढंग से आपके सामने प्रस्तुत होगा। फिर आगे बताया है कि निबंध को प्रभावशाली तरह रोचक बनाने के लिए जो दोहे दिए होते हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरे हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, लोकोक्तियाँ और सूक्तियों का आदि का प्रयोग करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो निबंध होगा वो और भी अच्छा बनेगा और बेहद ही प्रभावशाली बनेगा। फिर बताया निबंध के प्रकार। अब निबंध के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत और विषय प्रधान निबंध। अब इन्होंने बताया कि व्यक्तिगत निबंध क्या होता है, तो इन्होंने बताया कि इस प्रकार के निबंधों में लेखक के भावों से संबंधित निबंध आते हैं। इन्हें इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। अब जो लेखक है, लिखने वाला, उसके जो मन के अंदर जो भाव आते हैं उसको ही बताया जाता है।
व्यक्तिगत के अंतर्गत। और उनके अंदर जो भी और बिंदु जो व्यक्ति प्रदान होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इन्होंने बताया 5 प्रकार के। पहला है वर्णनात्मक निबंध। अब वर्णनात्मक निबंध क्या होता है, जब निबंधकार किसी स्थान या वस्तु का वर्णन इस प्रकार करता है कि पढ़ने वाले के सामने वह दृश्य सजीव हो उठे, उसे वर्णनात्मक निबंध करें। जो भी वस्तु है या स्थान है या ऐसी कोई घटना घटी है तो निबंध लिखने वाला इस प्रकार से लिखता है जैसे सजीव हो, आपके सामने ही वो सारी घटनाएं प्रस्तुत हो रही हो, आपको जब ऐसा पढ़ने पर ऐसा लग रहा हो कि मेरे आसपास ही ऐसी घटना घट रही हो, आपके सामने ही ऐसा दिखाया गया हो जैसे, तो वो वर्णनात्मक निबंध में आएगा। दूसरा है भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध के अंतर्गत लेखक है वो क्या करता है, किसी की निजी अनुभूतियों को, निजी का मतलब क्या होता है, जो आपको मैंने बताया था किसी व्यक्तिगत होती है एक की, और उसका जो इसने अनुभव किया उसको आंकलन करता है, उसके बारे में सब जांच करता है। जांच करने के बाद इसके द्वारा लेखक अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। जैसे ही किसी की दूसरी अनुभूतियों को, जो उसके जो हाव भाव है उसके द्वारा जो चीज़ अनुभव की गई वो अपने शब्दों में फिर पिरोता है। पिरोना का मतलब सूत्र में बांधता है और लिख के बताता है। और इस प्रकार के निबंधों में विचारों की प्रधानता नहीं होती, और इस प्रकार जो निबंध होते हैं उसमें विचार है वो मुख्य नहीं होते, उनकी प्रधानता मुख्यता नहीं होती है। फिर तीसरा बताया विचारात्मक निबंध। जब लेखक अपनी मौलिक विचारों को तर्कबद्ध ढंग से प्रस्तुत करता है, जो मूल विचार होते हैं, जो मुख्य विचार होते हैं, उनको क्या करता है, तर्कबद्ध ढंग से उसको उसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके बताता है कि उसका लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है, उसको बताते हुए वो लोगों के सामने पेश करता है, तो वो होता है विचारात्मक निबंध। फिर होता है विवरणात्मक निबंध। जब निबंधों में अतीत का चित्रण रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया हो वे विवरणात्मक निबंध कहलाते। वे निबंध, अतीत का मतलब क्या था, पहले समय में जो पहले ऐसी घटना घट चुकी हो और आपके सामने इस प्रकार से इतने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की गई हो कि आपको उसको पढ़ने की रुचि हो, तो वो इसके अंतर्गत आती है। फिर आता है आत्मपरक निबंध। जिन निबंधों में लेखक अपनी व्यक्तिगत जीवन के भावों को प्रकट करता है, जो निबंध होते हैं उसमें लेखक क्या करता है, जो इसने आज तक अनुभव किया है या कोई इसके साथ घटना घटी थी वो उसको याद आ गई और वो उसको अनुभव कर रहा है, वो आपके सामने पेश करेगा, तो वो आत्मपरक निबंध के अंतर्गत आएगा। ये तो 5 पॉइंट किसके थे, व्यक्तिगत के निबंध के। अब जो है दूसरा है विषय प्रधान निबंध। उसके भी 3 भाग होते हैं। इस प्रकार के निबंधों का वर्गीकरण विषय के आधार पर होता है, और जो विषय जो मुख्य होता है उस विषयों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। उसमें है साहित्यिक निबंध। अब साहित्यिक निबंध के अंतर्गत क्या आता है, वह निबंध जो साहित्य विषयों पर लिखे जाते हैं। वे साहित्य बड़े बड़े आपने देखा होगा उपन्यास होते हैं, उपन्यास, और जो इसके ऊपर लिखी जाती है, जो किसी की व्यक्तिगत घटनाओं के बारे में पूरा साहित्यिक लिखा जाता है, वो इसके अंतर्गत आएगा। फिर है आर्थिक निबंध। विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर और आर्थिक विषयों पर लिखे गए आर्थिक निबंध कहलाते हैं। जो आर्थिक समस्याओं पर, जो आर्थिक समस्या जैसे पारिवारिक किसी समस्या पर, जिसके अंदर उसके अंतर्गत उसको किस पैसे की कमी है और उसको ऐसी जो है वातावरण उसके पास सामने पेश किया गया है, तो उसको जब अपन दर्शाएंगे तो वो आर्थिक के अंतर्गत आएगा। फिर है वाणिज्यिक निबंध, जिसका निबंध विषय होगा उद्योग, व्यापार या वाणिज्य। जो उद्योग के ऊपर या व्यापार के ऊपर या किसी कार्य क्षेत्र के ऊपर लिखा जाता है, जो कार्य करता है उसके ऊपर लिखा जाता है, वो वाणिज्यिक निबंध के अंतर्गत आता है। अब इन्होंने क्या बताया कि निबंध के जो भाग है, अब निबंध के जो भाग है वो उसके 4 भाग बताए। पहला भाग है शीर्षक, दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है विषय वस्तु और चौथा है उपन्यास। जो मैंने आपको बताया शीर्षक, प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपन्यास। अब ये क्या होते हैं, तो शीर्षक निबंध लिखते समय यह आवश्यक है कि निबंध का शीर्षक का चयन बहुत ही सोच विचार कर करें। शीर्षक जहाँ तक संभव हो छोटा और आकर्षक होना चाहिए। जो भी आप शीर्षक ले रहे हो, जो भी आप उसको नाम दे रहे हो, वो इतना सोच समझ कर लेना चाहिए, छोटा होना चाहिए और आकर्षित होना चाहिए। कोई भी पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि हाँ उसकी ओर रुचि हो और आकर्षित होना चाहिए, उसकी ओर खिंचा हुआ हो, ताकि उसको देखते ही उसको पढ़ने की इच्छा हो। फिर दूसरा है प्रस्तावना, जिसके माध्यम से निबंध लेखन की शुरुआत की जाती है। अब प्रस्तावना क्या होती है, जिसके द्वारा ही अपन लिखना शुरू करते हैं। इसमें विषय का सामान्य परिचय, और इसमें क्या होता है, विषय का जो सामान्य परिचय, जो सामान्य चीज़ें होती है उसके अंदर बताई जाती है, तथा लेखन क्या कहना चाहता है, जो लेखक होता है वो उसके माध्यम से क्या कहना चाहता है वो भी इसमें बताया गया होता है।
इसका थोड़ा सा संकेत होना चाहिए, उसमें पूर्णतया उसमें सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, थोड़ा सा इशारा किया होना चाहिए, संकेत कि थोड़ा सा इसमें ये सारी चीज़ें होगी ये बताया हुआ होना चाहिए। प्रस्तावना की भाषा कसी हुई होनी चाहिए, और प्रस्तावना की जो भाषा होती है वो मुख्य होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और विचार गुथे हुए होने चाहिए, और जो विचार होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, एक दूसरे से सूत्र में पिरोए हुए होने चाहिए। फिर बताया विषय वस्तु, इसके अंतर्गत निबंधों में जिन जिन सवालों को आप उठाना चाहते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। जो जो समस्या है, जो जो परेशानी उस विषय वस्तु के अंतर्गत उठानी चाहिए वो इसके अंतर्गत आएंगे। इन्हें क्रमानुसार एक एक अनुच्छेद में आप देते जाएं, और एक एक जब विषय वस्तु के अंदर आप अलग अलग पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट बनाने के अनुसार क्या होगा, इनको क्रम देना चाहिए, और क्रम देंगे तो एक एक जो अनुच्छेद है उसको आप बताते जाएंगे, और उसमें क्या क्या समस्या है वो आप उसके सामने पेश करते जाएंगे। फिर इसके विषय में प्रतिपादन की पुनरावृत्ति नहीं होती है, और जो विषय लिख रहे हैं उनको बार बार, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार दोहराना नहीं चाहिए, बार बार उसको लिखना नहीं चाहिए, और सारी विषय वस्तु स्पष्ट हो जाएगी, जिससे आप बार बार विषय वस्तु बार बार नहीं लिखोगे, जो चीज़ है एक चीज़ को बार बार नहीं लिखोगे तो दोहराएगी नहीं, और जो विषय वस्तु वो स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। फिर है उपनिषद, यह निबंध का अंतिम भाग होता है। इसमें लेखक अपना उद्देश्य और समस्या उसके द्वारा निबंध में उठाई गई है, और अंतिम भाग में क्या होता है, जो भी लेखक द्वारा उद्देश्य है उसका जो है प्रधान उद्देश्य क्या है, वो अपन को बताना क्या चाहता है वो इसके अंतर्गत आएगा, और इसके अंदर समस्या क्या क्या थी, क्या क्या परेशानियाँ थी वो भी इसके अंदर दर्शाया जाता है, बताया जाता है, और इनका संक्षेप में उल्लेख करता है। बहुत ही छोटे, संक्षेप का मतलब होता है उसका सार लिखना, छोटे रूप में प्रस्तुत किया जाता है, छोटे रूप में बताया जाता है, और समाधान प्रस्तुत करता है, और उसका उपाय या हल किस प्रकार निकाला जा सकता है वो भी इसमें बताया जाता है। जैसे एक बताया गया है, इसमें कुछ उदाहरण दिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया, तो प्रस्तावना के अंदर उन्होंने बताया कि नेताजी का विद्यार्थी जीवन है। फिर सुभाष चंद्र बोस का देश प्रेम और प्रेम और उपनिषद, ये जैसे पॉइंट बताए गए, बिंदु बताए गए, उसी के अनुसार आपको लिखना होता है कि जब ये बचपन में क्या थे, कहाँ पढ़ते थे, कैसे चीज़ें उनको, किस प्रकार इनको ये जो है आज़ाद की उपाधि मिली, बोस की उपाधि दी किसने दी, कैसे किस प्रकार मिली, और किस क्रांति गतिविधि के अंतर्गत मिली, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि उनके पिताजी क्या करते थे, कहाँ के रहने वाले थे, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। फिर दूसरा है, जैसे दूसरा बताया मीडिया की भूमिका। अब जो वर्तमान समय में है मीडिया, उसकी क्या क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताना है। तो मीडिया के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं मीडिया, वो बताना है। फिर जन संचार में मीडिया की मुख्य भूमिका। अब जो लोगों के बीच में है वो जन संचार में, उसके अंतर्गत जो है मीडिया की क्या भूमिका है। फिर है मीडिया में होने वाली हानियाँ और मीडिया से होने वाली जो है नुकसान, वो बताए गए। और उपनिषद इसमें बताया कि अंतिम में समाधान और लाभ क्या होने चाहिए, किस प्रकार सुझाव बताए जाने चाहिए, वो सारे इसके अंतर्गत बताए गए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।